नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन में आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। ये बीच वाला जो भाग है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार है और इस प्रायद्वीपीय पठार के किनारे किनारे पर ये कुछ पहाड़ियां हैं। ये कुछ पहाड़ियां हैं जिनको हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट में हमने पढ़ा था, सह्याद्री की पहाड़ियां पढ़ी थी, बाबा बुदन की पहाड़ियां पढ़ी थी, नीलगिरी की पहाड़ियां पढ़ी थी। तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आ जाती है। और इधर बहुत सारी छोटी छोटी हमने बहुत सारी पहाड़ियां पूर्वी घाट की ओर पढ़ी थी। तो ये हमारे दो तटीय मैदान है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इन तटीय मैदानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो तटीय मैदानों का जो निर्माण है वह एक तो नदियों की क्रियाओं के द्वारा हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव के कारण इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। और दूसरा समुद्र की क्रियाओं के कारण हुआ है। समुद्र में एक तो लहरें होती है, तो इन लहरों के कारण, और दूसरा है समुद्र की क्रिया, निमग्न क्रिया और एक निर्गमन क्रिया। निर्गमन क्रिया, समुद्र की निमग्न क्रिया और निर्गमन क्रिया के कारण और साथ ही लहरों के कारण भी इन तटों का निर्माण हुआ है। समुद्र की लहरें जो आती है तो इन क्षेत्रों में छोटी मोटी पहाड़ियां थी, छोटे मोटे जो ऊंचे भाग थे, इन लहरों के द्वारा उन ऊंचे भागों को काट दिया गया है और ऊंचे भागों की जो मिट्टी है वो इसी क्षेत्र में फैल गई है। साथ ही साथ निमग्न और निर्गमन जो क्रिया होती है, तो हजारों लाखों वर्षों में कई बार ये जो तट है वो समुद्र में डूबे हैं और कई बार ये जल से बाहर भी हुए हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इन प्रक्रियाओं के दौरान भी तटीय प्रदेश की भू आकृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। और साथ ही साथ जो नदियां हैं, पूर्वी घाट की ओर बढ़ने वाली नदियां और पश्चिमी घाट की ओर बढ़ने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ जो गाद, जो मिट्टी, कंकर, पत्थर वगैरह ये लेकर आती है, वो भी इन क्षेत्रों में जमा करती है और इन कारण भी इन तटीय मैदानों का विकास हुआ है। तो ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। पूर्वी तट है वो अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा है और पश्चिमी जो तट है वो अपेक्षाकृत सकड़ा है। ये अंतर, इनमें डिफरेंस इसमें आपको याद रखना है। तो पहली विशेषता ये क्या हो गई पश्चिमी तट की, ये अपेक्षाकृत संकरा है, यानी कम चौड़ाई लिए हुए है। इसकी औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 10 से 60 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए है। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। कौन से भाग में ज्यादा है, कौन से भाग में कम है? तो जो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट का उत्तरी जो भाग है वह भी ज्यादा चौड़ा है और जो दक्षिणी भाग है वह भी अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा है। लेकिन जो बीच का भाग है, जो विशेष रूप से कर्नाटक वाला भाग है, ये सकरा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी तट का कौन सा भाग सबसे ज्यादा सकरा है, उत्तर का भाग है या दक्षिण का भाग है या बीच का भाग है? तो बीच का भाग ज्यादा सकरा है। उत्तर में जो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है ये चौड़ा है, इधर केरला के आसपास का क्षेत्र है ये भी ज्यादा चौड़ा है, लेकिन जो बीच का भाग है वह सकरा है। तो कुल मिला के पहली चीज ये अपेक्षाकृत सकरा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 60 किलोमीटर के लगभग है। दूसरी चीज है, इसकी विशेषता है कि ये अपेक्षाकृत ज्यादा ढलान लिए हुए है। ये सपाट है, कम ढलान लिए हुए है, और ये जो पश्चिमी तट है ये ज्यादा ढलान लिए हुए है। इसकी ढलान ज्यादा है, इसकी अपेक्षा इसकी ढलान ज्यादा है। ढलान ज्यादा होने के कारण जो इधर की जो नदियां हैं वो अधिकतर नदियां एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी कहो या फिर ज्वार नदमुख कहो, ज्वार नदमुख। तो ये एस्चुअरी क्या होती है, ज्वार नदमुख क्या होती है कि इस तट का ढलान ज्यादा होने के कारण जो नदियां है उसका बहाव तेज होता है, और नदियों का बहाव तेज होने के कारण नदियां अपने साथ जो मिट्टी, गाद वगैरह लेकर आती है उसको सीधे ही समुद्र में प्रवाहित कर देती है, समुद्र में डाल देती है, और कई बार जो समुद्र के तट है उनको भी काट देती है। तो इस प्रकार की जो आकृति नदियों के द्वारा बनाई जाती है, इस प्रकार से नदियां जो अपने आप को समुद्र में विसर्जित करती है, तो इस क्रिया को हम एस्चुअरी या ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। तो
कौन से तट की अधिकतर नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है? पश्चिमी तट की। कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती है? दो प्रमुख नदियां हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। ये दोनों नदियां क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, जबकि इधर वाली जो नदियां हैं वह डेल्टा बनाती है। और प्रमुख नदियां जो एस्चुअरी बनाती है वह है नर्मदा और ताप्ती। पश्चिमी तट की जो नदियां हैं उनकी लंबाई कम है, उनकी लंबाई कम है। अगर हम पश्चिमी तट की सारी नदियों की बात करें तो उसमें नर्मदा और ताप्ती की कुछ लंबाई है, बाकी इसके अलावा जो भी नदियां हैं, जैसे कुछ केरल से निकलती है, तमिलनाडु से निकलती है, छोटी छोटी नदियां हैं और यहीं से निकलकर और इधर समुद्र में गिर जाती है। ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है और समुद्र में गिर जाती है। क्योंकि इधर से जो नदियां निकलती है, इधर से जो नदियां निकलती है वो किधर जाती है? वो पूर्व की ओर जाती है। पूर्व की ओर क्यों जाती है? क्योंकि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढलान पूर्व की ओर है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा भी था, पढ़ा भी था। सतपुड़ा पर्वत से नीचे का जो भाग है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण का जो भाग है उसका ढलान पूर्व की ओर है, इसलिए इधर से जो भी नदियां इधर निकलती है वो तो सीधी पूर्व की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। इधर कौन सी नदियां जाती है? या तो नर्मदा भ्रंश घाटी है और तापी भ्रंश घाटी है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी और तापी भ्रंश घाटी का जो क्षेत्र है उसका ढलान पश्चिम की ओर है, तो वहां की नदियां जो पश्चिम में जाती है। और इसके बाद इधर की जो नदियां हैं, यहाँ से कुछ छोटी नदियां हैं जो इस साइड से, इस ढलान से निकलती है और इस ढलान से निकलकर इधर सीधे समुद्र में विसर्जित हो जाती है। तो ये छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी नदियां यहाँ पर मिलती है। तो दूसरी अगली जो विशेषता इसकी है कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं उनकी लंबाई कम पाई जाती है, कम लंबाई वाली नदियां यहाँ पर मिलती है। तो एक विशेषता ये हो गई पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, न्यू मंगलोर बंदरगाह है। तो ये जो बंदरगाह है, पश्चिमी घाट के जो बंदरगाह है, इनसे विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट के जो बंदरगाह है उनसे ज्यादातर औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है, जबकि पूर्वी घाट के जो बंदरगाह है उनसे अधिकतर कृषिगत वस्तुओं और खनिज से प्राप्त वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, यानी कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो पश्चिमी तट के बंदरगाह है ये अधिकतर प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं ज्यादातर प्राकृतिक बंदरगाह और पूर्वी तट पर पाए जाते हैं अधिकतर कृत्रिम बंदरगाह। तो भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर प्रवेश करता है? पश्चिमी तट पर ही प्रवेश करता है। भारत में सबसे पहले मानसून कौन से तट पर आता है? पश्चिमी तट पर आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले मानसून कौन से तट पर आता है? पश्चिमी तट पर आता है। अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो यहां पर देखो जो विशेषताएं हमने पश्चिमी तट की ली है उसी के बेस पर हम पूर्वी तट की कुछ विशेषताएं लेते हैं। पश्चिमी तट अपेक्षाकृत सकरा है, पूर्वी तट अपेक्षाकृत चौड़ा है। पूर्वी तट अपेक्षाकृत चौड़ा है, तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसकी चौड़ाई लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक है और कहीं कहीं पर ये 480-500 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है, लेकिन औसत जो इसकी चौड़ाई है वो 100 से 120 किलोमीटर है पूर्वी तट की औसत। इसका ढलान है, इसका ढलान ज्यादा था और इसका ढलान कम है। इसका ढलान ज्यादा था, इसका ढलान कम है। इधर की नदियां क्या बनाती थी? एस्चुअरी बनाती थी। तो इधर की नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। कृष्णा गोदावरी ये जो डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां का बहाव कम हो जाता है, बहाव कम होने के कारण जो अपने साथ तलछट लेकर आती है, मिट्टी गाद वगैरह लेकर आती है, उनको वो ज्यादा आगे तक नहीं ले जा पाती है, क्योंकि जल का तेज है वो कम हो जाता है और तेज कम होने के कारण अपने साथ जो मिट्टी वगैरह वो लेकर आई है उसको आसपास के क्षेत्र में वहीं पर जमा कर देती है। जैसे ये नदी बह रही है, नदी के साथ जो भी मिट्टी वगैरह है वो इस क्षेत्र में जमा हो जाती है। इस क्षेत्र में जब धीरे धीरे मिट्टी की मात्रा बढ़ती जाती है
तो फिर बाद में जब ये पानी की धाराएं आती है तो इस गाद से, इस मिट्टी से टकराकर जो नदी है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है, और इस प्रकार इधर वाले भाग में मिट्टी जमा करती जाती है, इधर वाले भाग में मिट्टी जमा करती जाती है, और फिर इस प्रकार से अन्य धाराओं में ये नदी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से त्रिभुज के आकार का जो जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से इस प्रकार के त्रिभुजाकार मैदान का जो निर्माण होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो जो पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो अधिकतर डेल्टा बनाती है, और पश्चिमी तट की जो नदियां हैं वो अधिकतर ऐश्वरी, जिसको हम ज्वार नदमुख भी कहते हैं, ऐश्वरी या ज्वार नदमुख बनाती है। इधर बहने वाली जो नदियां हैं उनकी लंबाई कम है, जबकि पूर्वी तट की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उनकी लंबाई ज्यादा है। तो यहाँ पर ज्यादा लंबी नदियां हैं, इधर की ओर बहती है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, तो इन सब की लंबाई ज्यादा है। तो पूर्वी तट की ओर बहने वाली नदियों की लंबाई ज्यादा है। एक और चीज है, ये जो पश्चिमी तट है इसकी खुद की लंबाई 1500 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तट की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन सा तट ज्यादा लंबा है और कौन सा तट कम लंबा है। तो ये जो पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट की लंबाई अपेक्षाकृत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पश्चिमी तट से ज्यादा है। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है। यहाँ से औद्योगिक उत्पादों का ज्यादा निर्यात किया जाता है, और जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट से कृषिगत और कृषिगत उत्पादों का और खनिजों का ज्यादा निर्यात किया जाता है। कौन से तट से? पूर्वी तट से। इधर प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा है और यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह ज्यादा है। एक कृत्रिम बंदरगाह ज्यादा है। मानसून की अगर हम बात करें तो जैसा हमने देखा है कि मानसून का प्रवेश भारत में जब होता है तो पश्चिमी तट से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मानसून सक्रिय रहता है इस पूर्वी तट पर। तो एक ये भी क्वेश्चन है, एक ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा मानसून की सक्रियता कौन से तट पर होती है? पूर्वी तट पर होती है। सबसे ज्यादा मानसून की सक्रियता पूर्वी तट पर होती है। इसके बाद ही सबसे ज्यादा चक्रवात, सबसे ज्यादा चक्रवात इसी तट पर आते हैं। तो पश्चिमी तट पर जो चक्रवात आते हैं वो कम आते हैं। इस पर भी आते हैं चक्रवात तो, लेकिन ये जो चक्रवात आते हैं वो कम आते हैं और इनका प्रभाव भी कम होता है। तो पश्चिमी तट पर आने वाले चक्रवात कम प्रभावी होते हैं, जबकि पूर्वी तट पर आने वाले जो चक्रवात है वो ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पर चक्रवात ज्यादा आते हैं और ज्यादा शक्तिशाली चक्रवात होते हैं। एक और खास बात है कि जो पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट को दक्षिणी पश्चिमी मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। पूर्वी तट को दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है उससे तो बारिश प्राप्त होती है। पूरे भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो इस तट को भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, यानी जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, तो जब मानसून के निवर्तन का समय आता है, जब मानसून वापस लौटता है, तो लौटते समय मानसून जो हवाएं है इनमें नमी की मात्रा नहीं होती है, पानी की मात्रा नहीं होती है। इसलिए इन हवाओं से लौटते हुए मानसून से भारत में कहीं भी बारिश नहीं होती है। लेकिन ये लौटते हुए मानसून का एक हिस्सा जो है वो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है और बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेता है, और नमी ग्रहण करने के बाद ये जो तमिलनाडु का तट है इस पर सर्वाधिक बारिश ये करता है। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि लौटता हुआ मानसून भारत के किसी हिस्से पर बारिश करता है, तो आप कह सकते हो तमिलनाडु के तट पर, या हम कह सकते हैं कि पूर्वी तट पर ये बारिश करता है। लौटता हुआ मानसून पूर्वी तट पर बारिश करता है। तो जो पूर्वी तट है इस पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून
दोनों से बारिश होती है। तो ये अपने पूर्वी तट और पश्चिमी तट की कुछ तुलनाएं थी, इनके बारे में कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी है। जो पश्चिमी तट है अपेक्षाकृत सकरा है, पूर्वी तट अपेक्षाकृत चौड़ा है, इसका ढलान कम है, इसका ढलान ज्यादा है। ढलान ज्यादा होने के कारण, इसका ढलान ज्यादा है, उसका ढलान कम है। ढलान ज्यादा होने के कारण इधर की जो अधिकतर नदियां हैं वो एस्चुअरी बनाती है और इधर की जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है। एस्चुअरी बनाने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। उधर डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और गोदावरी। इधर बहने वाली नदियों की लंबाई कम है और इधर बहने वाली नदियों की लंबाई ज्यादा है। इधर जो बंदरगाह है उनसे अधिकतर औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जाता है, जबकि इधर वाले जो बंदरगाह है उनसे अधिकतर कृषिगत वस्तुओं और खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता है। इधर अधिकतर प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं हमें और इधर कृत्रिम बंदरगाह मिलते हैं। मानसून का प्रवेश सबसे पहले पश्चिमी तट पर होता है और उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करने वाला तट है हमारा पूर्वी तट। मानसून की सबसे ज्यादा सक्रियता रहती है पूर्वी तट पर, सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं पूर्वी तट पर, इधर कम आते हैं और इधर ज्यादा आते हैं। तो ये कुछ फैक्ट थे हमारे पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में। अब हम, ये तो दोनों की तुलना हो गई पूर्वी तट और पश्चिमी तट की। इन पूर्वी तट और पश्चिमी तटों को कुछ भागों में बांटा गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि पश्चिमी तट को किन किन भागों में बांटा गया है और पूर्वी तट को किस किस भाग में बांटा गया है। अगर हम बात करें पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट में जो ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये यहाँ से सौराष्ट्र से लेकर दमन तक का, सौराष्ट्र से दमन तक का जो एरिया है, जो मैदान है, इसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। ये काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। तो ये गुजरात का जो तट है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि गुजरात के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात के तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। या काठियावाड़ तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सौराष्ट्र से दमन तक काठियावाड़ तट का विस्तार है। इसके बाद दमन से गोवा तक, कहाँ तक, गोवा तक। दमन से गोवा तक का जो भाग है, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में आता है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, तो इस महाराष्ट्र के तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इस तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। फिर गोवा से मंगलोर तक का जो भाग है, ये मंगलोर, जिसमें विशेष रूप से कर्नाटक का हिस्सा आता है, तो इस कर्नाटक के तट को हम केंद्रा तट, केंद्रा तट या फिर कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, केंद्रा तट या कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ से मंगलोर से कुमारी अंतरीप तक, या जिसको हम कन्याकुमारी भी कहते हैं, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं और कन्याकुमारी भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक का जो मैदान है, इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से जानती है। तो इस प्रकार से जो पश्चिमी तट है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केंद्रा तट या कन्नड़ तट और मालाबार तट। इसी प्रकार से जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ये कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, यहाँ पर ये कृष्णा नदी बह रही है, तो कृष्णा गोदावरी के डेल्टा से नीचे वाला जो भाग है, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कृष्णा गोदावरी से नीचे वाले तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर वाला जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, इसको हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, यहाँ से कृष्णा नदी बह रही है, तो कृष्णा नदी के दक्षिण का जो पूर्वी तट है, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और कृष्णा नदी के उत्तर वाला जो पूर्वी तट है, उसको उत्तर सरकार तट के नाम से जानते हैं। इस उत्तरी सरकार तट के भी 2 भाग हैं। जो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जो फैला हुआ तट है, इसको हम आंध्रा तट, इसको हम कहते हैं आंध्रा तट
या फिर इसको हम कहते काकीनाडा तट है, काकीनाडा तट है। तो आंध्र प्रदेश में फैले हुए तट को आंध्रा तट या काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी आती है, तो जो उड़ीसा से स्वर्ण रेखा नदी तक यानी पश्चिम बंगाल तक जो ऊपर का जो भाग फैला हुआ है, इसको हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये लगभग यहाँ से महानदी निकलती है, तो महानदी के ऊपर वाला जो भाग है उसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं। महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक का जो भाग है उसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पूर्वी तट का विभाजन हो गया। कृष्णा गोदावरी डेल्टा से ये दक्षिण वाला जो तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, और कृष्णा गोदावरी नदी के उत्तर वाला जो भाग है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। उत्तरी सरकार तट में भी जो आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको आंध्र तट या काकीनाडा तट के नाम से जाना जाता है, और जो विशेष रूप से उड़ीसा और स्वर्ण रेखा नदी तक पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र आ जाता है, इस तट को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो इसका विभाजन हो गया, हमारे तटों का विभाजन हो गया। तो ये हमारा थे पूर्वी तट और पश्चिमी तट। इसके बाद यहाँ पर पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर कुछ बंदरगाह मिलते हैं हमें। उन बंदरगाहों की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे हमारे यहाँ पर गुजरात का जो ये काठियावाड़ तट है, इस पर कांडला बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कोंकण तट पर मुंबई बंदरगाह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ऐसे केंद्रा तट है, इसमें न्यू मंगलोर महत्वपूर्ण बंदरगाह है। मालाबार तट है, यहाँ पर कोचीन बंदरगाह है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी तट की तरह ही पूर्वी तट पर भी बहुत सारे बंदरगाह मिलते हैं हमें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन बंदरगाहों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक और सीरीज संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की चल रही है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स की सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।